बच्चों, आप सभी को जय श्री कृष्ण। तो कैसे आप लोग? बढ़िया, चलिए बढ़िया रहिए। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में एनिमल टिश्यू का बेसिक डेफिनेशंस पढ़े थे, आज मैं एनिमल टिश्यू में नीट के लिए जो एनसीईआरटी फॉलो करते हैं तो हम एनसीईआरटी देखेंगे। साथ में मैं आपको बता दूं कि जो अपना एनिमल टिश्यू होता है, मतलब हमारी बॉडी का जो टिश्यू होता है, हमने पिछले लेक्चर में भी बताया था, फिर भी एक बार रिवीजन करवा देता हूं कि हमारी बॉडी में, अब समझना, हमारी बॉडी में जितना भी हमारे बॉडी का एक एक चीज, मतलब आप देखो चमड़ी, स्किन के जस्ट नीचे क्या है? मसल्स, मसल्स के बाद क्या है? हड्डी, हड्डी के बाद फिर मसल्स, फिर स्किन, और साथ में बीच में भरा हुआ है ब्लड। मतलब ये पूरा सिस्टम जो है 4 टिश्यू से मिलकर बनता है। एक होता है एपिथेलियम, एक होता है कनेक्टिव, एक होता है मस्कुलर, एक होता है नर्वस। ये सब टिश्यू हैं। अब मजे की बात सुनना, यदि हम बात करें हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में हर एक चीज ये 4 टिश्यू से मिलकर बनता है। अब यदि हम बात करें बाहर की जो परत है, चाहे ये वाली परत हो, चाहे ये वाली परत हो, चाहे गाल के बाहर की परत हो, उंगली अंदर डालो तो चाहे गाल के अंदर की परत हो, जो परतें हैं वो होती है एपिथेलियम। क्या होती है? एपिथेलियम, जो कि हम इसको बोलते हैं इट इज अ प्रोटेक्टिव लेयर। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो क्या करता है? प्रोटेक्शन का काम करता है। फिर सेकेंड नंबर में कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में जानते हो क्या आता है? कनेक्टिव टिश्यू में आपका ब्लड आ जाएगा, कनेक्ट करता है कि नहीं, फिर हमारी हड्डियां आ जाएंगी, बोन आ जाएगा, ये भी कनेक्ट करता है। तो इस तरह से जो टिश्यू होती हैं क्या कहलाती हैं? कनेक्टिव टिश्यू। अब मस्कुलर, मतलब हमारी बॉडी में जितनी मसल्स है, गाल की मसल्स हो गई, ये मसल्स हो गई, पेट की मसल्स हो गई, तो जितनी भी मसल्स होती हैं सारे के सारे क्या आएंगे? मस्कुलर। फिर नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू मतलब जो नर्व सेल होती है हमारी बॉडी में, जो सेंसेशंस होते हैं, जैसे हम आंख बंद कर ले और हमको टच करेगा तो पता चल जाएगा कि किसी ने टच किया। कैसे? नर्वस टिश्यू की वजह से। अब इनके अलावा हमारे शरीर में क्या है बता दो? एक तो परतें हैं एपिथेलियम, दूसरा कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिव टिश्यू है, तीसरा क्या है? मसल्स है, चौथा क्या है? नर्वस है। खत्म, ओवरऑल सारी चीजें हो गई। अब देखो तो जो एपिथेलियम है ना बेटा, ये हमारे शरीर में 10% है, कनेक्टिव टिश्यू हमारे शरीर में 30% है, सबसे ज्यादा मसल्स है 50% और नर्वस टिश्यू है 10%। देखो टोटल 100% हो गए। मतलब हमारा पूरा शरीर इन 4 टिश्यू से मिलकर बना है। अब इनमें से हम पहला देखेंगे कौन सा? एपिथेलियम। क्या देखेंगे? पहला एपिथेलियम। अब हम पहले टिश्यू की बात करेंगे। पहला टिश्यू हम हेडिंग डालेंगे एपिथेलियम। मजे की बात बताऊं, जो एपिथेलियम टिश्यू होता है जब बच्चा बनता है, एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, जब बच्चा बनता है, जब बच्चा पेट में होता है, जब बच्चा 1-2 दिन का होता है, तो सबसे पहला जो टिश्यू बनता है वो परतें होती हैं। अब परतें 2 तरह की होती हैं, एक अंदर वाली परत, एक बाहर वाली परत। अपना मुंह है, यदि हम मुंह के अंदर ऐसे हाथ डालेंगे तो जानते हो एक अंदर भी परत है। जैसे गाल है ना, ये एक बाहर की परत हो गई, एक अंदर की परत हो गई। यदि अंदर से ऐसे टच करो, सॉफ्ट लगता है ना, तो एक अंदर की भी परत है, एक बाहर की भी परत है। तो सबसे पहले कोई भी ऑर्गन बनने से पहले हमारे शरीर में फर्स्ट टाइम डिराइव होती है, याद रखना, फर्स्ट टाइम ओरिजिनेट या डिराइव। हमारी बॉडी में सबसे पहला जो टिश्यू डिराइव होता है वो एपिथेलियम होता है। फिर एपिथेलियम आगे डिराइव होकर, इसके पहले लेक्चर में बनाया था, हमारी बॉडी के बाकी ऑर्गन्स बनाता है। तो पहला कौन होता है? एपिथेलियम। अब देखो मैं तुमको एक बात और बताऊं, इपी मतलब होता है अपॉन, अथीलियो मतलब होता है ग्रोथ। यदि हम एपिथेलियम की बात करें, एपिथेलियम शब्द का मतलब होता है, इपी मतलब अपॉन, अथीलियो मतलब ग्रोथ। तो ऐसा टिश्यू जो किसी के ऊपर ग्रोथ करता है उसको एपिथेलियम बोलते हैं। एपिथेलियम खुद डेड टिश्यू होता है। एपिथेलियम खुद कैसा होता है? डेड।
ये मरी हुई है इपिथीलियम, क्योंकि हमारे बॉडी में ये देखो स्किन है, स्किन डेड टिश्यू होती है, ये मरी हुई टिश्यू है। और ये किसके ऊपर ग्रोथ करती है? यदि मरी हुई है तो उसको खाना कैसे मिलता है? यदि हम बात करें तो ये जो अपॉन इपी मतलब अपॉन, थीलियो मतलब ग्रोथ, मतलब ये किसी के ऊपर ग्रोथ करती है। जिसके ऊपर ग्रोथ करती है उसकी क्या कहानी है हम यहाँ सीखते हैं, तो ध्यान से सुनना। इपिथीलियम के जस्ट नीचे होता है कनेक्टिव टिश्यू। इपिथीलियम के जस्ट नीचे होता है, ये मान लीजिए हमारा हो गया कनेक्टिव टिश्यू। क्या हो गया? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ग्रोथ करता है इपिथीलियम। ये हो गया हमारा इपिथीलियम। समझ गए? अब क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू में? यहाँ पे हमारा न्यूट्रिशन होता है, ब्लड है। अब ब्लड में हमारा खाना रहता है, न्यूट्रिशन। क्या होता है? न्यूट्रिशन। अब हमारी जो स्किन है सॉफ्ट रहती है कि नहीं? स्किन को खाना चाहिए, तो ये क्या करता है? यहाँ से खाना ऊपर जाता है, यहाँ से खाना ऊपर जाता है। अब जब यहाँ से खाना ऊपर जाता है तो जानते क्या होता है? जो इपिथीलियम की परत है ना और जो कनेक्टिव टिश्यू की परत है ना, बीच में दोनों मिलके एक लेयर बनाते हैं। दोनों मिलके बीच में एक लेयर बनाते हैं, ये लेयर। इस लेयर को हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कि होती है थिन और परमेबल। परमेबल मतलब होता है आदान प्रदान, मतलब कि यहाँ से सामान इधर चला जाए, इधर से सामान इधर आ जाए। जैसे समझना मेरी बात ध्यान से, आप पानी में हाथ को यदि लंबे समय तक डाले रहोगे तो स्किन सूज जाती है, फूल जाती है कि नहीं? क्यों? क्योंकि बाहर से पानी अंदर चला जाता है। सच में आप बारिश में लंबे समय तक पैर देखो कैसे फूल जाती हैं, चमड़ियाँ फूल जाती है कि नहीं? ऐसा चला जाता है बारिश के समय पे। और बताऊँ मजे की बात, अंदर से जैसे बाहर से पानी अंदर जाता है ना, ऐसे अब गर्मी में जब ज़्यादा पसीना निकलता है तो पानी कहाँ से बाहर निकलता है? अंदर से बाहर निकलता है ना पानी। मतलब हमारे स्किन में छोटे छोटे क्या होते हैं? पोर्स होते हैं, और ये पसीना भी बाहर निकल जाता है, बाहर से अंदर आ जाता है, क्योंकि ये परमेबल लेयर होती है। तो हम देखेंगे पहले बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेसमेंट मेम्ब्रेन। और देखो बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में यदि हम बात करें, बेसमेंट मेम्ब्रेन, देखो बेसमेंट मतलब, बेस मतलब क्या होता है? नीचे। बेस मतलब क्या होता है? नीचे। नीचे की एक परत होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। जैसे मान लो यदि हम बात करें बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो हम पहले बना लिए ये एक परत बना लिया कनेक्टिव टिश्यू। ये हमने बना लिया कनेक्टिव टिश्यू। ये अपन ने कनेक्टिव टिश्यू बना लिया। ऊपर अपन ने बना दिया इपिथीलियम। कनेक्टिव टिश्यू, इपिथीलियम टिश्यू। क्लियर? अपन दोनों बना दिया। अब क्या होता है? ध्यान से सुनना। कनेक्टिव टिश्यू और इपिथीलियम टिश्यू के बीच में बनता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन कैसा होता है मैं तुमको बताता हूँ। प्याज का छिलका होता है, जैसे प्याज का ऊपर का जो खाते हैं उसमें देखो एक पन्नी जैसे बहुत पतली पतली लेयर होती है। एग खाए हो? बॉइल एग, अंडा खाए हो? अंडे को जब ऊपर की वाइट कलर की लेयर हटाओ तो पतली पतली पन्नी टाइप की कुछ रहती है, वो होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बहुत मतलब बहुत पतला पतला रहता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो इसमें देखो अपन ऐसा याद करेंगे, जैसे मान लो इपिथीलियम है, तो इपिथीलियम क्या करती है? इपिथीलियम से कुछ पानी टाइप का पतला पतला मटेरियल निकलता है। ये मतलब जैसे ये इपिथीलियम लेयर है ना, यहाँ से कुछ पतला पतला पानी टाइप का निकलता है, कुछ ऐसा। क्लियर? जिसको हम बोलते हैं बेसल लेमाइना।
क्या बोलते हैं, बेसल लेमाइना। जैसे इपिथीलियम से निकला है ना, अब जैसे एक बात बताऊं, जैसे मान लो अपने को कभी चोट लगती है, चोट लगने के बाद ब्लड निकलता है, तो वहाँ पे ब्लड जमा हो जाता है कि नहीं, पतला पतला सूख के। तो जैसे फेविकोल है, फेविकोल में आप ऐसे फिंगर को डालो, फिर थोड़ी देर बाद उसको निकाल के रखोगे तो फेविकोल यहाँ सूख जाएगा और पतली पतली लेयर बन जाएगी। तो ऐसे ये सूखती है और सूख के एक ऐसे पतली लेयर बना देती है। ये देखो एक ऐसी पतली लेयर बन गई, क्लियर, जिसको हम क्या बोल देते हैं, बेसल लेमाइना। क्या बोलते हैं, बेसल लेमाइना, जो कि बनी होती है ग्लाइकोप्रोटीन की। किसकी बनी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन की। ऐसे कनेक्टिव टिश्यू से भी एक मटेरियल बाहर निकलता है, ये कनेक्टिव टिश्यू से भी कुछ मटेरियल बाहर निकलता है, वैसी जैसे इपिथीलियम से निकला है ना, सेम टू सेम कनेक्टिव टिश्यू से बाहर निकला। ये देखो ये कनेक्टिव टिश्यू से बाहर निकला, और ये जब कनेक्टिव टिश्यू से बाहर निकलता है तो फिर ये भी सूख के एक पतली लेयर बना देता है। ये भी सूखा और ये एक पतली लेयर बना दिया, और ये दोनों लेयर आपस में जुड़ जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दिया। मतलब क्या हुआ, इपिथीलियम ने एक मटेरियल सिक्रीट किया, कनेक्टिव टिश्यू ने एक मटेरियल सिक्रीट किया, इपिथीलियम में अपने नीचे और कनेक्टिव टिश्यू ने अपने ऊपर। मतलब ये एक ये हाथ है, एक ये हाथ है, यहाँ से कुछ निकला और यहाँ से कुछ निकला, दोनों आपस में मिक्स हो गए। अब मिक्स होकर दोनों ने आपस में एक पतली परत बना दिए, और ये जो पतली परत बन गई, ये वाली जो पतली परत बन गई, इस पतली परत को सबसे पहले देखो, जो ये वाले का तो ऊपर वाले का बेसल लेमाइना नाम है, जो नीचे वाला है इपिथीलियम वाला बेसल लेमाइना, जो नीचे वाला है ये फाइब्रस लेमाइना है। क्या है, फाइब्रस लेमाइना। बेसल लेमाइना ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है जो एपिथेलियम निकालता है। फाइब्रस लेमाइना कनेक्टिव टिश्यू निकालता है जो हमारा बना होता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड। किसका बना होता है? म्यूकोपॉलीसैकेराइड। ये सब तुमको कोई नहीं बताएगा। किस चीज़ का बना होता है? म्यूकोपॉलीसैकेराइड, जो कि एक तरह का मतलब पॉलीसैकेराइड होता है। इनमें म्यूकोपॉलीसैकेराइड बना होता है हाइलुरोनिक एसिड, और हाइलुरोनिक एसिड होता है एसिड एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ग्लूकेरोनिक एसिड एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। ये ज़्यादा टफ हो गया, हाई लेवल को हो गया, इसको यदि आप छोड़ भी सकते हो, है ना। नॉर्मली अपने को ये याद रखना है कि क्या याद रखना है बेटा, कि ऊपर जो एपिथेलियम है, एपिथेलियम एक केमिकल रिलीज करता है, वो केमिकल है बेसल लेमाइना, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। कनेक्टिव टिश्यू एक मटेरियल रिलीज करता है जिसका नाम है फाइब्रस लेमाइना, जो कि म्यूकोपॉलीसैकेराइड होता है। आप ये नाम भी भूल जाओगे चलेगा। बेसल लेमाइना और फाइब्रस लेमाइना दोनों आपस में जुड़ के एक कॉमन परत बना दिए। क्या बना दिए? अब मैं इसको कॉमन कर दूं, डायग्राम समझ गए? अब ये एक कॉमन परत हो गई हरी वाली, और ये जो हरी वाली परत है, इस परत को हम बोल देंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोल देंगे? बेसमेंट मेम्ब्रेन। और बेसमेंट मेम्ब्रेन के दो फीचर याद रखना, पहला ये थिन होती है, मतलब पतली होती है, और दूसरी ये परमेबल होती है। परमेबल मतलब एपिथेलियम साइड से मटेरियल यहां भी जा सकता है, एपिथेलियम से मटेरियल यहां जा सकता है, और कनेक्टिव से मटेरियल यहां जा सकता है। मतलब देखा जाए तो बाहर यदि आप पानी भर दोगे तो पानी अंदर भी आ जाता है, और अंदर जो पसीना है वो बाहर भी निकल जाता है। क्यों? क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन दोनों को सेपरेट करती है, कि मतलब ये एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू को अलग अलग करती है, लेकिन ये परमेबल है। इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं? छिद्र होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जो कि परमेबल का काम करता है। तो ये हो गया हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब एपिथेलियम की डेफिनेशन फिर से सुनेंगे एक बार। एपिथेलियम, मजे की बात, यहां ब्लड है। क्या है?
ब्लड में होता है हवा यानी कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन। जो हम लोग खाना खाते हैं कहाँ मिलता है? ब्लड में। कहाँ मिलता है? और जो इपिथीलियम है, ये लेयर जो होती है हमारी, जो स्किन होती है, तो स्किन डेड लेयर है, मतलब यहाँ ब्लड वेसल्स है नहीं, तो इसको खाना चाहिए। तो खाना क्या होगा? ये यहाँ से खाना जाता है इधर, समझ गए? खाना कहाँ जाता है? ये ब्लड से खाना कनेक्टिव टिश्यू से कहाँ जाता है? ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाता है इपिथीलियम में। तो इपी यानी कि अपॉन, थीलियो मतलब ग्रोथ। तो इपिथीलियम किसके ऊपर ग्रोथ करती है? तो आंसर जाता है कनेक्टिव टिश्यू। कुछ बच्चा आंसर लगा देता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया ये। यदि आप डायग्राम देखोगे तो आपको ये लगेगा कि यार इपिथीलियम जो है तो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे ग्रोथ कर रही है। आप ये भूल जाते हो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन तो इपिथीलियम का बच्चा है। पहले कौन था बताओ? देखने के बाद बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। देखने में तो हमको ये लग रहा है कि इपिथीलियम इसके ऊपर ग्रोथ कर रहा है, लेकिन इसकी एक्चुअल कहानी तुम लोगों को पता चल गई। ये तो इसने ही बनाया ना, पहले तो कनेक्टिव टिश्यू था। तो इपिथीलियम मतलब जो किसी के ऊपर ग्रोथ करता है, और इपिथीलियम ग्रोथ किसके ऊपर करता है? कनेक्टिव टिश्यू के, है ना। अब देखो इपी यानी अपॉन और ग्रोथ मतलब ग्रोथ। अब मजे की बात बताऊं, हमारे शरीर में कोई भी यदि ग्रोथ करेगा तो उसको खाने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए। आप किसी को न्यूट्रिशन नहीं दोगे तो ग्रोथ नहीं करेगा। तो क्वेश्चन आ जाता है नीट में कि भैया इपिथीलियम यदि ग्रोथ करता है कनेक्टिव टिश्यू के तो खाना कहाँ से पाता है? तो जाहिर सी बात है कनेक्टिव टिश्यू से खाना पाता है। जहाँ से ग्रोथ करेगा, हम लोग अपने घर में ग्रोथ किए हैं तो खाना अपने ही घर में मिला ना, पड़ोस में थोड़ी मिला है, समझ गए ना। तो इसको खाना भी कहाँ से मिलता है? यहीं से। तो ये हो गया हमारा क्या? एपिथीलियम के बारे में। अब देखो एक चीज़ और, अब अपने को एक्चुअल में यदि हम देखा जाए, नीट की तैयारी कर रहे हैं तो नीट में चलती है बेटा NCERT। क्या चलती है? तो चैप्टर जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे तो हमको NCERT भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम इसके टाइप्स बताने से पहले हम इसको NCERT थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो आओ NCERT पढ़ते हैं और पढ़ के समझ से। 7 नंबर चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, है ना। मतलब यहाँ पे पूरी की पूरी NCERT आपको, ये पुरानी वाली NCERT है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल में सबसे पहले आपको पढ़ना है एनिमल टिश्यू। क्या पढ़ना पहले? एनिमल टिश्यू को न्यू वाली NCERT में हटा दिया है, ये 12th में नहीं है, 11th की है बेटा वो। हाँ, फिर ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, अर्थवॉर्म, कॉकरोच और फ्रॉग, इतना चीज़ पढ़ना है। एक एक चीज़ पढ़ के अपने को यहाँ पे समझना है। तो भले न्यू वाली NCERT में एनिमल टिश्यू नहीं है, लेकिन हम समझेंगे यहाँ पे एनिमल टिश्यू क्या होता है। तो आओ डन। Animal tissue. In the preceding chapter, you came across large variety of organism, both unicellular and multicellular. मतलब हमारी धरती में दोनों तरह के एनिमल्स होते हैं। एक वो वाले एनिमल्स जो यूनिसेलुलर होते हैं, एक वो एनिमल जो मल्टीसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर एनिमल्स मतलब जो सिंगल सेल वाले होते हैं, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब अपन लोग। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल होता है, जैसे अमीबा एक ही सेल है, पैरामीशियम एक ही सेल है, जैसे मान लो अमोइबा एक ही सेल है। तो सिंगल सेल वाले हो गए एक मल्टी सेलुलर मतलब कि बाकी जो बचे वो सब के सब क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर। क्लियर? ऑफ द एनिमल किंगडम इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल फंक्शन लाइक डाइजेशन। जितने यूनिसेलुलर हैं, जैसे हम बात करें ये अमीबा की बात करें तो ये सिंगल सेल है, इसलिए यूनिसेलुलर हो। तो इसके अंदर, अमीबा के अंदर सिंगल सेल, एक ही सेल करती है डाइजेशन, करता है रेस्पिरेशन, करता है रिप्रोडक्शन, आर परफॉर्म बाय द सिंगल सेल। जैसे हमारे शरीर में क्या होता है, हमारे शरीर में देखो खाना खाने के लिए अलग डाइजेस्ट सिस्टम है, सांस लेने के लिए अलग है ना,
और रिप्रोडक्शन के लिए अलग सिस्टम है। लेकिन जो सिंगल सेल होता है, जो अमीबा होता है, एक ही सेल के अंदर सारे काम होते हैं। समझ में आया कि नहीं? हमारे शरीर में देखने के लिए आँख है, सांस लेने के लिए नाक है, खाने के लिए मुंह है, पचाने के लिए पेट है। लेकिन जो सिंगल सेल होता है, जैसा अमीबा हो गया, तो एक ही सेल में सारे सिस्टम पड़े होते हैं इसमें। समझ में आया? इतनी लाइन समझ में आ गई? ठीक है। इन दी कॉम्प्लेक्स बॉडी, कॉम्प्लेक्स बॉडी मतलब वो वाले, जैसे हम लोगों की बॉडी कॉम्प्लेक्स है क्योंकि हमारी एक ही बॉडी में सारी चीजें हैं। तो इन द कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ मल्टीसेलुलर एनिमल द सेम बेसिस फंक्शन आर कैरी आउट बाय द डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। मतलब जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स डिवाइडेड होते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स काम करते हैं। क्लियर? जैसे देखने के लिए आंखें हैं, अब आंखों से अपन और काम नहीं कर सकते, सोचे हम आंखों से खाना खा ले तो हेलो, कभी हुआ क्या धोखे से आंखों में रोटी चली गई हो? नहीं ना। फिर द बॉडी ऑफ अ सिंपल ऑर्गेनिज्म like hydra is made up of different type of cell and the number of cell in each type can be in the 1000। मतलब जैसे अब देखो एक चीज और, द बॉडी ऑफ सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा। हाइड्रा का नाम सुने हो? हाइड्रा ऐसा रहता है जिसका बॉडी ऐसे टूट जाता है ना, मतलब ऐसे बहुत सारे उसमें लोब्स होते हैं, टूट जाता है तो ये हो जाता है हमारा हाइड्रा, पानी में पाया जाता है। इन कैन बी, ठीक है। फिर अब देखेंगे यहाँ पे द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ बिलियन ऑफ सेल टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। मजे की पॉइंट आ गया। हमारी बॉडी में बिलियंस नंबर ऑफ सेल होते हैं, मतलब कि लाखों करोड़ों अरबों के नंबर में हमारे शरीर के अंदर सेल होते हैं जो अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग डिसाइडेड होते हैं। अरे आप अपने मुंह के अंदर देख लो, हमारी टंग जो जीभ है ना, जीभ में बहुत सारी सेल हैं अलग अलग, तभी ना हमको कभी मीठे का पता चलता है, कभी कड़वे का पता चलता है, कभी तीखे का पता चलता है, कभी सॉल्टी का पता चलता है। तो ये कौन परफॉर्म करता है? हमारा ह्यूमन बॉडी के अंदर। फिर हाउ डू दीज सेल इन दी बॉडी वर्क टुगेदर? इन मल्टी सेलुलर एनिमल अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल along with intercellular substance perform a specific function such as the organism is called the cell, तो is called tissue। ऐसे हमारी बॉडी के अंदर जो स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं वो टिश्यू करता है। जैसे देखो टिश्यू तो सेम है, टिश्यू सेम है, लेकिन कुछ टिश्यू प्रोटेक्शन का काम करता है एपिथेलियम, कुछ जोड़ने का काम करता है कनेक्टिव, कुछ मस्कुलर मसल्स, कुछ नर्वस, तो अलग अलग परफॉर्म करता है हमारा टिश्यू। फिर आ जाइए, यू मे बी सरप्राइज टू, पेन निकाल लूं, You may be surprised to know that the complex animal consists of the 4 basic type of tissue। मजा आ गया। कौन कौन से 4 basic type है टिश्यू के? These tissue are organized in specific proportional and pattern to form the organ like stomach। हमारे जो 4 टाइप के टिश्यू है ना, पता है ना आपको, अभी नाम बताया चारों टाइप का, एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। ये जो 4 टाइप के टिश्यू हैं है ना, प्रोपोर्शनल एंड पैटर्न टू फॉर्म द ऑर्गन लाइक स्टमक, लंग्स, हार्ट एंड किडनी। व्हेन 2 or more organ perform a common function by their physical and chemical interaction, they together perform organ system। जैसे ऑर्गन सिस्टम में डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका मुंह से लेके एनस तक, मतलब मुंह हो गया, आपका स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ये हमारा पूरा आएगा डाइजेस्टिव सिस्टम, एक पूरा सिस्टम बन गया। रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेशन हमारा लंग्स वाला जो हम लोग सांस लेते हैं, ETC सेल टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम split up the work in the way that exhibit division of labor and contribute to the survival of the body as a whole। मतलब कि सबसे पहले सेल, देन टिश्यू, देन ऑर्गन, देन ऑर्गन सिस्टम। क्लियर? तो ये हमारी चीजें हो गई क्या, बेसिक चीजें हो गई टिश्यू के बारे में, एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है।
अब देखो एनिमल टिश्यू, जो हमारा मेन चैप्टर था उसका क्या है बेटा, एनिमल टिश्यू। क्या लिखा हुआ है, द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, मजे की बात सुनना, द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, द स्ट्रक्चर of the cell vary according to their function, therefore the tissue are different and are broadly classified into 4 type: epithelium, connective, muscular और न्यूरल, मतलब नर्व सेल वाला, है ना। नर्व सेल आप जानते होगे ना, ऐसी रहती है ना, नर्व सेल आपने देखा होगा, ये ऐसे नर्व सेल रहती है। तो ये हमारा हो गया एनिमल टिश्यू, क्लियर। तो टिश्यू की हम डेफिनेशन की बात करें, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल, जो सेल का ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू, क्लियर हुआ, ठीक है। और ये कितने टाइप के होती है, चारों टाइप के, बोलो जरा एक बार चारों टाइप के नाम, याद हुआ, हाँ ये हो जाएगा, बोलो ना, क्या लिखा है, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस, न्यूरल टिश्यू, है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे बेटा एपिथेलियम की, किसकी बात करेंगे, एपिथेलियम। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो लिखा है पहले हम और समझते हैं, इधर देखो, एपिथेलियम जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन या अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हम इसको दो तरह से पढ़ते हैं। एपिथेलियम को अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग दो तरह से पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं सिंपल एपिथेलियम, क्या पढ़ते हैं, सिंपल एपिथेलियम, एक पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स एपिथेलियम। दोनों में डिफरेंस समझना। सिंपल एपिथेलियम मतलब जो एक ही परत होती है, सिंगल लेयर होती है, कैसे, जैसे मान लो जे कनेक्टिव टिश्यू है, क्या है, ये वाइट वाली लेयर कनेक्टिव टिश्यू है, वाइट वाली लेयर के ऊपर मैंने हरी कलर की लेयर बनाया था, क्या बोलो, बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्या बनाया था, बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ऐसी सिंगल लेयर है तो सिंपल एपिथेलियम, लेकिन मल्टीपल लेयर हैं, बहुत सारी परतें हैं, ऐसे, यदि बहुत सारी परतें हैं तो हमारा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स एपिथेलियम। समझ में आया कि नहीं। अब ये बताओ, हमारे शरीर में इन दोनों एपिथेलियम में दोनों का काम होता है प्रोटेक्शन, तो ज़्यादा हमारे शरीर के वो वाले अंग, वो वाले ऑर्गन जो ज़्यादा मजबूत होंगे वहाँ पे ये पाया जाएगा, क्योंकि कहीं चोट लगी या कहीं पे कुछ भी हुआ तो सिंगल लेयर आसानी से टूट सकती है, लेकिन यहाँ पे एक से ज़्यादा लेयर है, मल्टीपल लेयर हैं, तो ये थोड़ा ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, क्लियर हुआ। तो ये होगा हमारा सिंपल एपिथेलियम, ये होगा हमारा कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स एपिथेलियम, इसको हम कंपाउंड एपिथेलियम भी बोलेंगे, है ना। आओ, एपिथेलियम टिश्यू, पहले एपिथेलियम शब्द का मतलब मैंने बताया था, एपी मतलब अपॉन, थीलियो मतलब ग्रोथ, जो किसी और टिश्यू के ऊपर ग्रोथ करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिथेलियम, क्लियर। आओ, एक सिंपल एपिथेलियम, एक कंपाउंड एपिथेलियम, है ना। चलो देखते हैं। वी कॉमनली रिफर टू एन एपिथेलियम टिश्यू एज एपिथेलियल या एपिथेलिया। दिस टिश्यू हैज फ्री सरफेस, क्या होता है, फ्री सरफेस, विच फेस आइदर अ बॉडी फ्लूइड और द आउटसाइड इन्वायरमेंट एंड दस प्रोवाइड द कवरिंग ऑफ लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब ये हमारी बॉडी के कुछ पार्ट को कवर करती है, जैसे हमारा ये हाथ है, हवा के कांटेक्ट में आता है, धूप के कांटेक्ट में आता है, पानी के कांटेक्ट में आता है। यदि मान लो ये वाली परत ना हो तो अंदर डैमेज हो जाएगा कि नहीं, तो हमारी जो एपिथेलियम होती है हमारी बॉडी की कवरिंग करती है, क्या करती है, और जो हमारे को इन्वायरमेंट से बचाता है। द सेल आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विथ लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, मतलब कैसे कवर करता है समझना। जैसे मान लो कि ये हड्डी है, मान लो ये बोन है, अब हड्डी के ऊपर ये मसल्स है,
क्या है, हड्डी के ऊपर ये मसल्स है, हमको लगता है सबके रहता है, जो हमारी मसल्स है किसके ऊपर चिपकी हुई है, हड्डी के ऊपर, हेलो चिपकी है ना, तो और हड्डी के ऊपर जो मसल्स है, अब यहाँ पे जो एपिथेलियम सेल है, ये एपिथेलियम सेल ऐसे अरेंज रहता है कि इन सेल के बीच में गैप ना रहे, यदि गैप रहेगा तो अंदर से ब्लड बाहर आ जाएगा, बाहर से हवा अंदर चली जाएगी, मतलब ऐसे पैक्ड करते हैं कि बाहर की चीजें अंदर ना जा पाए। तो ये है ना, देखो ना, लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, देयर आर टू टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू, नेमली द, क्या बोला था मैंने, सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम, क्या क्या बोला था, सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। अब सिंपल एपिथेलियम कंपाउंड एपिथेलियम में मैंने क्या बताया था, सिंगल लेयर है तो सिंपल और ज्यादा लेयर है तो कंपाउंड, क्लियर। तो देखो सिंपल एपिथेलियम इज द कंपोज्ड ऑफ द सिंगल लेयर, मजा आ गया, लिखा है एनसीईआरटी में, क्या होता है, सिंगल लेयर होता है, ऑफ सेल एंड फंक्शन एज द लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटीज, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो जगह है, जो कैविटी है, उनकी लाइनिंग बनाता है। कौन सी कैविटी, जैसे आप देखो स्टमक की बात करो तो स्टमक के अंदर कैविटीज है तो उनकी लाइनिंग को ड्रॉ करता है। जैसे मान लो ये हमारा स्टमक है, अब यहाँ खाना भरा हुआ है, रोटी सब्जी दाल चावल, तो इसके अंदर की जो परतें हैं, अंदर की जो लाइनिंग है, इस लाइनिंग को कौन कवर करता है, सिंपल एपिथेलियम। कौन करता है, सिंपल एपिथेलियम। क्लियर हुआ कि नहीं। लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी, डक्ट, कौन से, डक्ट, मतलब जो छोटे छोटे होल्स होते हैं उनको भी कवर करता है। एंड ट्यूब्स, हमारी बॉडी में ट्यूब है कि नहीं, कौन सी, फैलोपियन ट्यूब, फीमेल में होता है। जैसे मान लो ये फीमेल है, फीमेल के अंदर ये जो फैलोपियन ट्यूब होती है इसको भी सिंपल एपिथेलियम कवर करता है, क्लियर। द कंपाउंड एपिथेलियम कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर सेल लेयर, बताया था कि नहीं, कंपाउंड एपिथेलियम में क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा लेयर होती हैं। एंड हैज प्रोटेक्टिव फंक्शन एज इट डज इन अवर स्किन, बोला था कि नहीं, हमारी बॉडी में क्या होता है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है, ज्यादा मजबूत है ना, तो कौन होता है हमारा, कंपाउंड। फिर आ जाओ, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर मॉडिफाइड ऑफ दिस सेल सिंपल एपिथेलियम इज फर्दर डिवाइड इनटू 3 टाइप। सिंपल एपिथेलियम फिर से 3 तरह में डिवाइड होता है। कितने तरह में सिंपल एपिथेलियम डिवाइड होता है, 3 तरह में डिवाइड होता है, क्लियर। आओ पहले इन तीनों को हम समझते हैं उधर, फिर इधर आएंगे, है ना। क्या पहले समझा देता हूँ फिर एनसीईआरटी पढ़ता हूँ तो ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा, क्लियर। तो आओ हम बात कर रहे हैं पहले सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम 3 में डिवाइड होगा, एक सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, एक होगा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, एक होगा सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, क्लियर। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। मतलब समझना मजे की बात, हम तीनों में बेसमेंट मेम्ब्रेन बना देते हैं, क्योंकि भाई बेसमेंट मेम्ब्रेन तो सब में रहेगा। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर क्या रहेगा, सॉरी ये कनेक्टिव टिश्यू हो गया, व्हाइट वाला क्या था, कनेक्टिव टिश्यू, ग्रीन वाला क्या था बताओ, बेसमेंट मेम्ब्रेन। हमने बेसमेंट मेम्ब्रेन सब में बना दिया, बेसमेंट मेम्ब्रेन हमने सब में बना दिया। अब यदि हम बात करें कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम कैसे होती है, तो ये कुछ टाइल्स के आकार की रहती है, ऐसे जैसे टाइल्स रहती है ना, ऐसे पतली पतली यदि कुछ ऐसे होती है, इस तरह से जो होता है इसको हम बोलते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। क्या होता है, सिंपल SQMOUS, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। इसका एक और अच्छा एग्जांपल बताऊं, मछली देखा, मछली देखा है, मछली के ऊपर का जो शरीर होता है कैसे रहता है। यदि हम बात करें मछली, तो
ऐसा लगता है पहले मैं कई बार बना चुका हूँ यार, एक ही बार में अच्छी बन गई है। तो क्या कमी है मछली में बताओ? आंखें बनेंगी ना। ऐसे ऐसे कुछ डिजाइन रहता है मछली में, स्केल्स, ऐसे ऐसे डिजाइन रहता है, ऐसे हाथ में पकड़ लो तो कई बार हाथ में भी लग जाता है ये। तो जो इस तरह से जो मछली के जो ऊपर की जो परत होती है ना, ऐसे होती है हमारी स्क्वैमस एपिथेलियम। क्या होती है? स्क्वैमस एपिथेलियम। क्लियर हुआ कि नहीं? इससे अच्छा मैं नहीं बता सकता। ये मतलब एकदम दिमाग में घुस जाना चाहिए कि अच्छा स्क्वैमस मतलब कुछ ऐसा। फिर आएंगे हम क्यूबोइडल, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। बहुत आसान है, आप 4 कोने के डिब्बे बना दो, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये तो बहुत आसान है। ये यदि 4 कोने के हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं? क्यूबोइडल एपिथेलियम, जो कि क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। और क्यूब लाइक स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में जितनी भी ग्लैंड्स हैं, सारे के सारे ग्लैंड में यही पाया जाता है। मान लो पूछ लिया गया कि क्यूबोइडल एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है, तो हमारे शरीर में जितनी भी ग्लैंड्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं सब कहाँ पाया जाता है? क्यूबोइडल। अब सुनो, कॉलुमनर एपिथेलियम, कॉलम लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे जैसे कॉलम बनते हैं ना बेटा, ये कॉलम लाइक स्ट्रक्चर हो गया कॉलुमनर एपिथेलियम। तो ये तीनों एपिथेलियम सिंपल एपिथेलियम के पार्ट होते हैं तीनों। कौन कौन सा? स्क्वैमस, क्यूबोइडल, कॉलुमनर। स्क्वैमस कैसा होता है? टाइल्स के जैसे स्केल लाइक होता है ना, ऐसे पतला पतला। क्यूबोइडल 4 कोने का क्यूब लाइक, और कॉलुमनर पिलर टाइप का होता है। कैसा होता है? पिलर टाइप का होता है। तो ये हमारे 3 टिश्यू यहाँ पे हो गए। अब हम इसको देखेंगे एनसीईआरटी में क्या लिखा है। मैंने तुमको समझा दिया, फिर जो समझाया वो सच में एनसीईआरटी में है कि नहीं हम यहाँ से देख लिए। और मैं गारंटी देता हूँ आपके नीट एग्जाम में यदि इस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे तो इस लेक्चर के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, शर्त के साथ। पूरे क्वेश्चन तुम्हारे यहीं से फंसेंगे, क्योंकि एग्जाम में कहाँ से आता है? एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी एक एक लाइन पढ़ तो रहा हूँ, अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? तुमको घर में जाके कुछ करना ही नहीं है भैया, समझ गए? आओ तो अब देखेंगे जे, स्क्वैमस, क्यूबोइडल, कॉलुमनर। तीनों दिखे कि नहीं? स्क्वैमस, क्यूबोइडल, कॉलुमनर। जानते हो, अब मजे की बात बताऊं, तुम लोग इनके सिर्फ नाम सुन के अंदाजा लगा सकते हो। स्क्वैमस, अरे मछली के ऊपर जैसे रहता है, जैसे टाइल्स लाइक। क्यूबोइडल, सर बताए थे 4 कोने के। कॉलुमनर, सर बताए थे कॉलम लाइक। तो दिमाग में क्लिक किया कि नहीं कि यार अपन अंदाजा लगा लिया, तुमने पहले ही पढ़ा, तुमने बाद में, तुम्हारे दिमाग में इमेज पहले सेट हो गया कि अच्छा। तो अब तुमको मजा आएगा। कैसे मजा आएगा? देखो देखो देखो, सबसे पहले देखो, है ना मछली जाए फ्लैटेड सेल। फ्लैटेड सेल जैसे रोटी होती है, टाइल्स होती है, फ्लैटेड सेल हो गई। फिर क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, देखो 4 कोने हो गई, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। फिर ये कॉलम टाइप के हो गए, ये कॉलम वाले ही हो गए ना, तो कॉलम लाइक हो गया। तो पहले स्क्वैमस हो गया, क्यूबोइडल हो गया, कॉलुमनर या कॉलम सेल, बियर्ड सीलिया। अभी मैं बताऊंगा सीलिया का काम क्या है। ये सीलिया अंदर लिया है अपन, अभी मैं बताऊंगा सीलिया। यहाँ पे सीलिया, बिलाई, माइक्रोबिलाई 4 चीज़ें होती हैं, मैं उसको भी बताऊंगा। पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं। अब हम देखेंगे, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। तो पहले हम देखेंगे स्क्वैमस एपिथेलियम। तुम लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, स्क्वैमस कैसा होता है? स्केल लाइक या टाइल्स लाइक, टेसलेटेड बोल सकते हो। क्यूबोइडल क्या होता है? डिब्बे टाइप का, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, है ना। और कॉलुमनर कैसा होता है? कॉलम लाइक स्ट्रक्चर। याद रह जाएगा ना? वेरी गुड। आओ अब देखो, मैं एक चीज और बताऊं, देखना सुनना। जो कॉलुमनर एपिथेलियम होता है ना, मतलब कॉलम वाला, चलो शुरू से देखो। पहले स्केल लाइक, जो हमारा स्केल लाइक होता है ना, तो हमारे शरीर के अंदर की परतें बनाएगा वो, सिंपल सिंपल परत बनाएगा। जो क्यूबोइडल है वो ग्लैंड में पाया जाएगा, और जो कॉलम लाइक स्ट्रक्चर है वो उस जगह पे पाया जाएगा जो हमारी बॉडी को थोड़ा मजबूती दे। क्योंकि कॉलम मजबूत, अरे घर में कॉलम क्यों देते हैं? क्योंकि घर को मजबूती दे। अब दिमाग में सेट करना, मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ, अब तुम देखना लगाना दिमाग की क्या सही है कि नहीं, है ना। आओ, द स्क्वैमस एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ सिंगल थिन लेयर। अरे
तो हम पागल थोड़ी हैं, हमको पता है ना भाई कि स्क्वेमस सिंपल इपिथेलियम का है तो सिंगल लेयर ही होगा। ये तो जो इसमें लिखा है वो हम खुद से दिमाग लगा सकते हैं कि स्क्वेमस किसका पार्ट है, सिंपल का। और सिंपल कैसा होता है, सिंगल लेयर, तो क्या होगा, सिंगल लेयर होगा। तो हमको पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, तो अपने को पता था। ऑफ फ्लैटेंड सेल विथ इरेगुलर बाउंड्रीज, बाउंड्रीज इरेगुलर है क्योंकि दबा दिया ना हमने, दबा दिया तो बाउंड्री कैसे हो गई, इरेगुलर। दे आर फाउंड इन दी वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, जो हमारी ब्लड वेसल्स है जहां ब्लड फ्लो होता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स है जहां पे ब्लड फ्लो होता है, इसके अंदर की जो लेयर है, ये जो परत है, ये परत कौन सी होती है, स्क्वेमस एपिथेलियम। मेरे को तो मजा आ रहा है, जहां ब्लड फ्लो होता है उसके अंदर की परत क्या होती है, स्क्वेमस एपिथेलियम। तो वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक्स ऑफ लंग्स। एयर सैक्स मतलब कभी देखा है लंग्स, और लंग्स में ये जो ऐसे एल्वुलाई होते हैं ना जहां हवा भराती है, एयर सैक्स। तो इसके अंदर की जो परत है, एयर सैक्स के अंदर की जो परत है, ये भी स्क्वेमस होती है। तुम लोगों को याद होगा ये एयर सैक ऑफ लंग्स, मैंने बताया भी था कि जो परतें होती हैं वो स्क्वेमस बनाता है। अभी बताया था कि नहीं, जो परतें होती कौन बनाता है, स्क्वेमस। तो दो जगह कि हमको ब्लड वेसल्स, लंग्स पता चल गया। एंड आर इन्वॉल्व इन फंक्शन लाइक परफॉर्मिंग आ डिफ्यूजन बाउंड्री। डिफ्यूजन बाउंड्री मतलब जहां से डिफ्यूजन होता है, एयर का डिफ्यूजन अंदर बाहर। तो आपको पता है यहां से हवा बाहर निकलती है, अंदर जाती है, तो यही हो जाएगा आंसर आपका। फिर ये हो गया हमारा किसके बारे में बेटा, स्क्वेमस के बारे में। अब क्यूबोइडल के बारे में आ जाओ। तो तुमको पता है क्यूबोइडल कैसी होती है, क्यूब लाइक, और कहाँ पाई जाती है, ग्लैंड्स में। तो क्या लिखा हुआ है, क्यूबोइडल एपिथेलियम इज कंपाउंड ऑफ द सिंगल लेयर। फिर लिख दिया, लिखने की जरूरत है क्या, पता है किसका पार्ट है ये, सिंपल वाले का। तो कैसा होगा, सिंगल होगा। ऑफ क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जे क्यूब होता है। दिस इज कॉमनली फाउंड इन डक्ट ऑफ ग्लैंड। आ गया मजा, बोले तो मैंने पहले कहाँ पाया जाता है, ग्लैंड में। अरे जो सलाइबा निकलता है ना मुंह से, ग्लैंड ही तो है। एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इन किडनी एंड इट मेन फंक्शन आर सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, सिक्रीशन मतलब कुछ निकालना, और एब्जॉर्प्शन मतलब कुछ एब्जॉर्ब करना। तो ग्लैंड ही तो निकालती हैं, सलाइबा कहाँ से निकलता है, ग्लैंड से। द एपिथेलियम ऑफ द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी हैज द माइक्रोविलाई। मतलब कि ये वाला पार्ट देखो, तुमने नेफ्रॉन का पार्ट 11th में पढ़ा होगा। ये वाला डायग्राम पढ़ा है नेफ्रॉन का, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं। तो ये पीसीटी पार्ट होता है बेटा नेफ्रॉन का, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी वाला पार्ट होता है। और पीसीटी वाले पार्ट में माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। अभी हम दोनों देखेंगे। देखो पहले तुमको सीलिया मिला था, अब मिल गया माइक्रोविलाई, है ना। अभी मैं बताऊंगा क्या काम करता है। फिर आ जाओ द कॉलुमिनर एपिथेलियम। फिर इसमें कहीं सिंगल ना लिख दे, लिखा है क्या, हाँ ये लिख दिया। देखो तो कॉलुमिनर एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड सिलेंडर सेल। टॉल मतलब लंबे और सिलेंडर मतलब ऐसे ऐसे पिलर लाइक, है ना। देयर न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस। इसके जो न्यूक्लियस होते हैं याद रखना, जैसे मान लो ये पिलर लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, तो इनका जो न्यूक्लियस है वो बेस में होता है। यहाँ ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस इन बेस। फ्री सरफेस में हैव दी माइक्रोविलाई। इसके सरफेस में माइक्रोविलाई होते हैं, ऐसे ऐसे पतले पतले माइक्रोविलाई होते हैं। माइक्रोविलाई क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। मतलब कोई भी चीज़ है ना, जैसे मान लो क्या काम करता है मैं बताता हूँ तुमको माइक्रोविलाई का। देखो सुनो, ये अपनी आंत है, क्या है, आंत, इंटेस्टाइन।
क्या है ये? इंटेस्टाइन। हमने खाना खाया, खाना जब खाते हैं तो खाना यहाँ पे जाके भरा गया, दाल चावल रोटी सब्जी पानी, यहाँ पे दूध मूध सब यहाँ भरा गया। अब इसके सरफेस में ना ऐसे पतले पतले इस तरह से रोम लाइक स्ट्रक्चर या हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये ऐसे ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये। अब क्या करते हैं, जैसे इसका डाइजेशन होता है ना, तो जो हम खाना खाते हैं तो वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है। इसके जो मेन चीज़ें होती हैं वो इस माइक्रोबिलाई से अंदर चला जाता है, यहाँ से ये इसके अंदर चला जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे पानी वानी है जो भी है ना, तो माइक्रोबिलाई एक्चुअल में यदि हम इसको बड़ा करें तो ये कुछ ऐसी होती है, ये मतलब ये एक्चुअल में ऐसी है, ऐसी। तो यहाँ जो न्यूट्रिशन है ना, तो ये जो जगह है ना इसके अंदर चला गया और यहाँ जाके ब्लड में मिक्स हो जाता है, ये समझ गए। और जैसे यहाँ से डाइजेशन के लिए एंजाइम वगैरह बाहर निकलता है ना, तो ये जैसे दूसरे से यहाँ से कुछ बाहर भी निकल जाता है, तो ये एब्जॉर्प्शन भी करता है और सिक्रीशन भी करता है। ये क्या होता है? माइक्रोबिलाई। दे आर फाउंड इन दी लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। मजा आ गया, हमने बनाया क्या अभी? इंटेस्टाइन बनाया था ना, इंटेस्टाइन लिखा क्या है? इंटेस्टाइन। तब ज़्यादा मज़ा आता है कि जो तुम बोल दो लिखा हो। कितना मज़ा आता है कि अपने को पता नहीं कि मैं क्या लिख रहा हूँ, लेकिन देखो जो मैंने बोला, जो मतलब जो बोल दिया तो बाद में लिखा रहता है, तो इससे अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। क्लियर। एंड हेल्प इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। बोला था कि नहीं, कुछ एब्जॉर्ब करता है और कुछ सिक्रीट करता है। तो एंजाइम बाहर निकालता है तो सिक्रीट हो गया, अब अंदर से खाना एब्जॉर्ब करता है तो क्या हो गया? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्ब। If the columnar और क्यूबोइडल सेल बियर सीलिया, यदि इन दोनों में सीलिया हैं इस तरह से, ऑन देयर फ्री सरफेस दे आर कॉल्ड सीलिएटेड इपिथेलियम। कोई नई बात नहीं है। जैसे कोई लड़की है, उसको हमने क्या कर दिया, ब्यूटी पार्लर से जाके चुन्नी मुन्नी पहना के दुल्हन बना दिया, तो लड़की दुल्हन हो गई। तो क्या अलग अलग है? नहीं, तो इपिथेलियम है। इपिथेलियम में तुमने या तो सीलिया पहना दिया, जैसे हमने बोल दिया भाई ये कॉलुमनर इपिथेलियम है। क्या बोल दिया? कॉलुमनर इपिथेलियम है। हमने इसके ऊपर ऐसे धागे टाइप के माइक्रोबिलाई या सीलिया बोल दिया, तो मैं पहले इसको इपिथेलियम बोल रहे थे, अब यहाँ सीलिया लगा दिया तो बोल दिया सीलिएटेड इपिथेलियम। तुम स्टूडेंट हो 10वीं तक, अब तुम 12वीं में 11वीं में आके बायो ले लिए, तो मैंने बोल दिया बायो स्टूडेंट, तो क्या बदल गया? समझ गए ना? तो पहले क्या था? इपिथेलियम, इसके ऊपर क्या लगा दिया? सीलिया, तो क्या हो गया? सीलिएटेड इपिथेलियम। देयर फंक्शन इज द टू मूव पार्टिकल और म्यूकस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द इपिथेलियम। काम क्या करेंगे? अब ये इधर मूव कर रहे हैं, जैसे ये इधर घूम रहे हैं, तो जो पार्ट होता है उसको एक ही डायरेक्शन में मूव कराने का काम करते हैं। क्लियर। जैसे मान लो अपन ने खाना खाया, खाना खाने के बाद हमारे बॉडी में ना, जैसे जो ये आपका ओइसोफेगस होता है, जो पाइप होती है, फूड पाइप जहाँ से खाना जाता है, तो उसके अंदर सीलियाँ हैं। अब वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे तो खाना अंदर जाता जाता है, कभी बाहर नहीं आता। तो मतलब मटेरियल में, हमारी बॉडी के अंदर जो मटेरियल होता है ना, एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, है ना। दे आर मेनली प्रेजेंट in inner surface of the hollow organ like bronchioles and fallopian tube। ये ज़्यादातर कहाँ होते हैं? हमारी बॉडी के अंदर जो होलो ऑर्गन्स होते हैं, जो खाली पार्ट होता है। जैसे तुमको इसको बहुत अच्छा चीज बताता हूँ और मज़ा आ जाएगा तुमको। ये फीमेल का यूट्रस है। क्या है ये? फीमेल का यूट्रस है ना। ये फैलोपियन ट्यूब है। अब फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पे अंदर वाले सरफेस में हमने बना दिया सीलिया। क्या बना दिया? सीलिया। अब क्या होगा? ओवरी होती है ना, ओवरी से ये अंडा जो है बाहर निकला और अंडा इधर पहुँच गया।
किधर पहुंच गया, ये। अब ये अंडे में क्या होगा जानते हो, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, ये इधर मूव कर रहे हैं, ये। तो इसको धक्का दिए तो यहाँ पहुँच गया, फिर धक्का दिए तो यहाँ पहुँच गया, फिर धक्का दिए तो इधर पहुँच गया। मतलब क्योंकि वहाँ पे ऐसा कुछ तो है नहीं कि उसको मतलब पकड़ के ले जाएगा। तो जैसे ये ऐसे हैं, अब यहाँ पे इनमें एक ही डायरेक्शन में ये मूव कर रहे हैं, तो ये इनको भी धक्का दे रहे हैं, तो अंडा इधर आता जाता है ये, और ये अंडा इधर आ गया। तो किनकी वजह से, सीलिया के यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट्स की वजह से। यदि ये दोनों डायरेक्शन में मूव करेंगे तो दिक्कत क्या होगी, ये वाले ने इसको इधर भेजा, फिर वो रिटर्न कर देगा, तो वहीं को वहीं वो घूमता रहेगा। इसलिए ऐसा नहीं होता, एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। और यहीं पे ये होती है फैलोपियन ट्यूब, और इस फैलोपियन ट्यूब में क्या पाया जाता है, सीलिया, जो इनको एक ही डायरेक्शन में मूव कराता है ना। लका ciliated, their function move the particle mucus in the specific direction over the epithelium. They are mainly present in the inner surface of hollow organ like bronchioles and fallopian tube. Clear? यदि हम इसी कॉलुमनर इपिथीलियम पे चल जा, क्या इसको जम गया क्या वो, ठीक है। अब यदि इसी कॉलुमनर इपिथीलियम पे हम ग्लैंड बना दें, ये हम ग्लैंड बना दिए, तो उस बार हमारा था सीलिएटेड इपिथीलियम। पहले बच्चा 10वीं में था तो स्टूडेंट था, बायो ले लिया तो बायोलॉजी स्टूडेंट, मैथ ले लेगा तो मैथ का स्टूडेंट। तो इस बार इसी पे हमने ये ग्लैंड बना दिया, तो हो जाएगा ग्लैंडुलर एपिथीलियम। क्या हो जाएगा, ग्लैंडुलर। मतलब जो भी तुम उसके अंदर बनाते जाओगे वो उसमें नाम चेंज होता जाएगा। क्लियर? तो देखो, सम ऑफ द कॉलुमनर और क्यूबॉइडल सेल गेट स्पेशलाइज्ड फॉर द सिक्रीशन आर कॉल्ड द ग्लैंडुलर एपिथीलियम। क्योंकि ग्लैंड है तो कुछ ना कुछ मटेरियल सिक्रीट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ग्लैंडुलर एपिथीलियम, है ना। यूनिसेलुलर ग्लैंड हो सकती है और मल्टी सेलुलर ग्लैंड हो सकती है। एक सेल तो यूनिसेलुलर, बहुत सारी सेल तो मल्टी सेलुलर। फिगर 7.2 में दिया हुआ है, ठीक है। दे आर मेनली ऑफ टू टाइप, यूनिसेलुलर कंसिस्टिंग ऑफ द आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल या गोबलेट सेल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। मतलब जो यूनिसेलुलर होता है, ये जो सेल है ये गोबलेट सेल है, गोबलेट सेल, और ये पाई जाती है एलिमेंट्री कैनाल पे। एलिमेंट्री कैनाल मतलब हमारा डाइजेशन वाला, जहां से हम खाना खाते हैं ना, जो खाना खाने वाला जो पाइप है वो क्या कहलाता है, एलिमेंट्री कैनाल। क्लियर? एंड मल्टी सेलुलर कंसिस्टिंग ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल। क्लस्टर मतलब समझते हो, गुच्छा। जैसे एक अंगूर तो यूनिसेलुलर, अंगूर का पूरा जो गुच्छा है वो क्या हो गया, क्लस्टर। मतलब बहुत सारे गुच्छों का समूह, जो ग्रुप है वो क्या हो गया, क्लस्टर ऑफ सेल सलाइवरी ग्लैंड। जहां से हमारा मुंह का सलाइवा आता है ना, ये सलाइवरी ग्लैंड होता है, क्लस्टर। ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ pouring there the secretion gland are divided into two categories, mainly exocrine and endocrine. अब जो ग्लैंड होती हैं हमारी दो कैटेगरी में होती हैं, एक एक्सोक्राइन एक एंडोक्राइन। किस कैटेगरी में होती हैं, दो कैटेगरी में। कौन कौन सी, एक एक्सोक्राइन एक एंडोक्राइन। हम इसको समझेंगे अच्छे से, फिर से हम बोर्ड में आएंगे। आओ भैया, जो ग्लैंड है हमारी बॉडी में, ये एक ऐसा ऑर्गेनल्स है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पसीना निकलता है वो भी ग्लैंड से निकलता है, आंसू निकलते हैं वो भी ग्लैंड से निकलते हैं, सलाइवा निकलता है वो भी ग्लैंड से निकलता है। हमारे दिमाग में पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, हमारी ग्रोथ हो रही है वो भी ग्लैंड की वजह से हो रही है। हमको गुस्सा आ रहा है वो भी ग्लैंड की वजह से हो रहा है। मतलब हमारे शरीर के अंदर लगभग 50 से 60% चीज़ें ग्लैंड की वजह से हो रही हैं। जैसे लड़कियों में पीरियड्स आते हैं, ग्लैंड की वजह से हो रहा है। लड़कों में दाढ़ी मूछें आती हैं, ग्लैंड की वजह से हो रहा है। टकले हो रहे हैं, ग्लैंड की वजह से। मतलब सारी की सारी चीज़ें ज़्यादातर किसकी वजह से हो रही हैं, ग्लैंड की वजह से। पानी पिलाओ, बहुत देर से बोल रहा हूँ ना, थकूंगा ना भाई।
ग्लैंड होती हैं हम बताते हैं। एक होती है एक्सोक्राइन, एक होती है एंडोक्राइन। दोनों में डिफरेंस समझना, मैं दोनों ग्लैंड बना देता हूं यहां पे। ग्लैंड है तो कौन सा टिश्यू रहेगा? ट्यूबुलर, क्यूबॉइडल, 4 कोने वाला। अभी बताया था ना, ग्लैंड्स में कौन सा रहता है? 4 कोने वाला। तो देखो ना, ये 4 कोने के बन गई ना ये। अब 2 तरह का, मान लो इस ग्लैंड के अंदर पाइप है, मान लो इस ग्लैंड के अंदर क्या है, मान लो इस ग्लैंड के अंदर ऐसी पाइप है जिसको हम बोल रहे हैं डक्ट। क्या बोल रहे हैं? डक्ट। क्लियर? तो यदि और एक ऐसी ग्लैंड है जहां पे कोई पाइप नहीं है। समझना, मतलब कि जो हमारा ग्लैंड होता है ये होता है ग्रुप ऑफ क्यूबॉइडल टिश्यू। जो क्यूबॉइडल टिश्यू का ग्रुप होता है वो ग्लैंड कहलाता है। अब यदि ग्लैंड ऐसी है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, यदि इसके अंदर क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है तो ये हमारा क्या होगा? एक्सोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि इसके अंदर डक्ट है ना। और इसके अंदर कोई भी डक्ट नहीं है, तो कोई डक्ट नहीं है तो ये हमारी हो जाएगी डक्टलेस। और यहाँ डक्ट प्रेजेंट, डक्ट एब्सेंट। आप यहाँ पे बोल सकते हो डक्ट प्रेजेंट और यहाँ पे बोल सकते हो डक्ट एब्सेंट। डक्ट प्रेजेंट है तो हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड होगा जो कि क्या निकालेगा? यहाँ से एंजाइम। क्या निकालेगा? एंजाइम। जहाँ डक्ट नहीं है ये यहाँ से क्या निकालेगा? हार्मोन्स। क्या निकालेगा? हार्मोन्स। याद रखना। और जो एंजाइम है ये एंजाइम आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करेगा, और जो हार्मोन्स हैं ये कंट्रोल करेगा, कोऑर्डिनेशन करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा हमारी बॉडी को। क्लियर? अब जैसे किसी का एग्जांपल ले लो, आओ। एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब क्या होता है कि क्यूबॉइडल टिश्यू का ऐसा ग्लैंड जिसके अंदर क्या होती है? पाइप, डक्ट। यहाँ पाइप और डक्ट नहीं होता। मैं तुमको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, आओ पहले समझो। इसके अंदर का एग्जांपल आपका आ जाएगा सलाइवरी ग्लैंड। इसके अंदर का एग्जांपल आ जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड। देखो, हम बात करें एक्सोक्राइन ग्लैंड। आँख के ऊपर, हाँ ठीक है, ये इंसान बन गया। ठीक है, हाँ ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना। ये इसके कान बन गए, कान बन गए। अब क्या होता है, मान लो यहाँ इसकी जीभ भी तो बनेगी मुंह के पास। लो, काली जीभ बन गई इसकी। अब यहाँ पे क्या है, देखो ग्लैंड यहाँ है और ग्लैंड कान के पास है। अब क्या होता है, जो हमारा सलाइवा निकलता है, सलाइवा मुंह में आता है बक्कल कैविटी में, तो यहाँ से एक पाइप निकलती है, यहाँ से एक पाइप निकलती है जो अपना सलाइवा बक्कल कैविटी मतलब मुंह में सिक्रेट करती है। तो ये पाइप निकल रही है कि नहीं यहाँ से, मतलब पाइप है, मतलब ये हमारा हो गया एक्सोक्राइन। क्या हो गया? एक्सोक्राइन। लेकिन क्या होता है, जो हमारा ब्रेन वाली होती है, जैसे मान लो कि ये ब्रेन है, जैसे मान लो ये यहाँ पे बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो निकलता है वो हार्मोन्स होता है। तो ये क्या करता है जानते हो, ये यहीं डायरेक्ट सिक्रीट कर देता है ब्लड में, ये ब्लड में यहीं का यहीं निकाल देता है ना। और ये ब्लड में मिक्स होके हमारे पूरी बॉडी में घूमता है ना। तो होल बॉडी में बाई ब्लड,
किसके थ्रू जाता है ये? ब्लड के थ्रू। तो ये होता है हमारा क्या? एंडोक्राइन। जो डक्ट के थ्रू होता है वो होता है क्या? एक्सोक्राइन। और ये होती है एंडोक्राइन। समझ में आया? तो हो गया एक एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक एंडोक्राइन ग्लैंड। एक में पाइप होती है, एक में पाइप नहीं होती। डिटेल इसको अपन बाद में देखेंगे जब हम एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। अब क्या लिखा है आओ समझते हैं। एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट म्यूकस, सलाइवा, ईयर वैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम एंड अदर सेल प्रोडक्ट। मतलब जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है क्या क्या निकालता है? तो सिक्रीट म्यूकस, म्यूकस मतलब चिपचिपा मटेरियल, जैसे आप फिर सलाइवा मतलब सलाइवा, ईयर वैक्स कान में उंगली डालो तो कुछ चिपचिपा निकलता है, ऑयल, ऑयल टाइप का किसी किसी का ऑयली फेस होता है, मिल्क है ना, डाइजेस्टिव एंजाइम जो एंजाइम होते हैं, एंड अदर सेल प्रोडक्ट बाकी अलग चीजें निकालता है। दीज प्रोडक्ट आर रिलेटेड थ्रू द डक्ट और ट्यूब। ये सब चीजें किससे रिलेटेड होते हैं? डक्ट से। ये सब किसके थ्रू निकलते हैं? डक्ट के थ्रू निकलते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट एंडोक्राइन ग्लैंड डू नॉट हैव डक्ट। एंडोक्राइन ग्लैंड के पास क्या है? डक्ट नहीं होता। एंडोक्राइन ग्लैंड डू नॉट हैव डक्ट। देयर प्रोडक्ट कॉल्ड हार्मोन्स, और इसका प्रोडक्ट क्या होता है? हार्मोन्स आर सिक्रीटेड डायरेक्टली इनटू फ्लूइड बैदिंग दी ग्लैंड। ये डायरेक्ट कहाँ करता है? फ्लूइड में, मतलब ब्लड में डायरेक्ट ये सिक्रीट कर देता है। तो ये हो गया हमारा क्या? एंडोक्राइन। तो हमने देख लिया एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। मतलब हमने सबसे पहले पढ़ा एपिथीलियम, फिर एपिथीलियम के टाइप, सिंपल और कंपाउंड हो गया एपिथीलियम के। फिर सिंपल के हमने पढ़ लिया कौन कौन से? स्क्वैमस, कॉलमनर, क्यूबॉइडल, इनके मॉडिफाइड भी पढ़ लिया। अब कंपाउंड एपिथीलियम हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना सही है ना? अब तुम लोगों की दूसरी क्लास रहेगी।